जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी का सारांश। जहाँ लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की एक सामाजिक यथार्थ का बोध करने वाली सशक्त कहानी है। लाला रूपाराम पूर्व अनुभव के आधार पर एक अंधविश्वास से आक्रांत होकर अपनी बेटी को घर की लक्ष्मी मान बैठे हैं। उनको लगता है कि अगर बेटी का ब्याह हो जाएगा तो उनके घर की लक्ष्मी चली जाएगी, वे कंगाल बन जाएंगे और कहीं के नहीं रहेंगे। इस विचार से वे अपनी बेटी के प्रति इतना अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार करते हैं कि उनके हृदय से दया, प्रेम, सहानुभूति और ममता जैसे मानवीय मूल्य लुप्त हो गए हैं। परिणाम स्वरूप पिता पुत्री के संबंध की परिधि संकुचित होकर केवल स्वार्थ, आत्मकेंद्रित भाव और यांत्रिक जीवन से निरंतर संघर्ष करती हुई अंत में हार जाती है। उसके लिए मुक्ति की कोई नई रोशनी दिखाई नहीं पड़ती है। वह मनोरोगी बन जाती है, उसे मिर्गी का दौरा आता है, उसके सुनहले सपने मुरझा जाते हैं, वह सिर्फ छटपटाकर रह जाती है। गोविंद गांव के इंटर पास करके शहर में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के इरादे से आया है। वह किसी ट्यूशन या छोटे मोटे काम की तलाश में है। इस उद्देश्य से वह अपने पिताजी के बचपन के साथी लाला रूपाराम से मिलता है। तो लाला रूपाराम उसे आटे चक्की का हिसाब करने का काम सौंपकर चक्की के पास ही कोठरी में रहने की इजाज़त दे देते हैं। लाला जी गोविंद को मुंशी जी संबोधित करते हैं ताकि उसका सम्मान कुछ और बढ़ जाए। यहाँ गोविंद के अपने पहले ही दिन लाला रूपाराम के बेटे रामस्वरूप से उनकी मुलाकात हो जाती है, जो गोविंद से लक्ष्मी जी के लिए पत्रिका मांग कर ले जाता है और तीसरे दिन उसे वापस करके दूसरी पत्रिका मांगता है। गोविंद दूसरे दिन पत्रिका देने का वचन देता है। लक्ष्मी की लौटाई हुई पत्रिका का एक पन्ना मुड़ा हुआ देखकर गोविंद का ध्यान उस पर जाता है और वह उसे खोलकर पढ़ने लगता है तो उसका दिल धड़कने लगता है। उस पन्ने में 3 लाइनों पर नीली स्याही से निशान लगाए थे। इन लाइनों में लिखा था, मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से भगा ले चलो, मैं फांसी लगाकर मर जाऊँगी। इन लाइनों को पढ़कर गोविंद के मन में प्रेम की उमंगें हिल्लोरें लेने लगी। कभी वह उसे भगा ले जाने पर सोचता तो कभी अपने भविष्य पढ़ाई के बारे में चिंतित हो उठता। गोविंद लक्ष्मी की उम्र, सुंदरता आदि के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं लगाता है, ऊपर की मंजिल की ओर झांकता है। कोई हम उम्र व्यक्ति के न होने के कारण वह लक्ष्मी के बारे में किसी से इसके संबंध में कोई पूछताछ नहीं कर सकता। वह मन में सोचता है कि कुछ दिन के बाद वह किसी पत्रिका में एक प्रेम पत्र रख देगा जो किसी दोस्त के नाम लिखा गया होगा। अगर वह पकड़ा गया तो चालाकी से भूल से चला गया कहकर झंझट से मुक्त हो जाएगा। वे पहले सोचता है कि किताब में ये निशान किसी ने मजाक से लगा दिए होंगे, पर यह तर्क उसे निराधार लगता है क्योंकि उसका इन 3 दिनों में किसी के साथ इतना गहरा परिचय तो नहीं हो पाया है कि कोई मजाक करने की हिम्मत करे। लकीर सीधा होने के कारण किसी बच्चे का काम भी नहीं है। लक्ष्मी ने निशान भी आवेश की स्थिति में नहीं लगाए होंगे। एक दिन खा पीकर एक चक्कर लगाने के लिए लाला रूपाराम चक्की में आकर टीन की एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो इतने में ऊपर की मंजिल में आंगन के लोहे के नाल पर एकाधिक सामान गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। ऊपर में कोलाहल की सुनाई पड़ा तो गोविंद किसी भारी विपत्ति की आशंका से भयभीत हो उठा। पर लाला जी परेशान तो ज़रूर होते हैं लेकिन उनके चेहरे पर भयभीत होने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ता। पास बैठे हुए चौकीदार दिलावर सिंह और मिस्त्री सलीम भी इस घटना पे हंसते हैं और वे इसे जैसे रोज़ की एक स्वाभाविक घटना मान रहे थे। चौकीदार मुस्कुराते हुए जब गोविंद को परेशान न होने को समझाकर कहता है कि आज चंडी चेत रही है। सलीम बताता है कि लड़की पर जिन का साया है जिसका इलाज मौलवी बदरुद्दीन के पास है। चौकीदार बताता है कि जिनका इलाज मौलवी के पास नहीं है, वह ऊपर हो रहे शोरगुल के रहस्य को टालने के लिए बताता है कि ऊपर कोई चीज़ किसी बच्चे से गिरा दी होगी। मिस्त्री सलीम चौकीदार की बात न टालकर साफ साफ सही बात बोलने को कहता है क्योंकि यह रहस्य मुंशी जी से ज़्यादा दिन छिप कर रह नहीं पाएगा। चौकीदार को जब यह विश्वास हो जाता है कि लाला जी के बारे में गोविंद को कुछ भी नहीं पता, तब वह लाला रूपाराम का पूरा इतिहास बताता है। वह लाला जी को शहर का मशहूर कंजूस और मशहूर रईस बताता है। वह बताता है कि लाला रूपाराम अफसरों को रिश्वत देकर मिलिट्री ठेके लेकर कालाबाजारी, धूर्तता और चोरी करने लगे। वे लक्ष्मी फ्लोर मिल में गेहूं पिसवाकर और उसकी सप्लाई करके मोटी रकम जमा करने में सफल हो गए। अब इनके पास साबुन की फैक्ट्री, जूते का कारखाना है। इनके पास 25-30 रिक्शे और 5 ट्रक
चलते हैं। इनके 10-12 मकानों से किराए के पैसे आते हैं और सूद का व्यापार भी है। इन्होंने भी गांव में काफ़ी ज़मीन ले रखी है। इन्हें दौलत जमा करने की हाय हाय लगी रहती है। तो इस प्रकार इस कहानी का सारांश पूर्ण हो